बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 13 हम पढ़ेंगे, स्लाइड नंबर 13, जिसके अंदर हम कवर करेंगे वेब सर्वर ऑपरेशंस को, कि वेब सर्वर के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। टोटल जो ऑपरेशंस हैं वो ये सामने आपके लिखे हुए हैं। प्रोसेसिंग HTTP रिक्वेस्ट्स, प्रोसेसिंग HTTP रिस्पॉन्सेज, कुकीज़, कोऑर्डिनेशन, प्राइवेसी एंड P3P, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी एंड कम्प्लेक्स HTTP इंटरेक्शंस। ओके, आज इस लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 जो हैं ये डिस्कस करने हैं कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे आता जाता है। ठीक है जी, कुकीज़ क्या होती हैं और P3P क्या होता है, ये हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो प्रीवियस स्लाइड में जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि वेब सर्वर्स, ब्राउज़र्स एंड प्रॉक्सीज कम्युनिकेट करती हैं HTTP मैसेजेस को एक्सचेंज करके, कि ब्राउज़र जो होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स करता है और रिक्वेस्ट में जो इंफॉर्मेशन पूछी गई होती है उसको रिट्रीव करके। ठीक है जी, नीचे लाइन में यही इसी चीज़ को लिखा गया कि सर्वर रिसीव्स एंड इंटरप्ट्स HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट रिसीव होती है। लोकेट्स एंड एक्सेसेस रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, दूसरा काम सर्वर क्या करता है कि जो उसको रिसोर्सेज उससे रिक्वेस्ट किए गए हैं उनको वो देखता है कि वो किधर हैं। एंड जनरेट्स रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसके अगेंस्ट वो उनको जनरेट करता है, which it sends back to the originators of the request, वापस उस ब्राउज़र को भेजता है जिसने वो रिक्वेस्ट ओरिजिनेट की हुई होती है। ठीक है जी, तो ये पिक्चर को हम अच्छी तरह पहले से प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। आप स्लाइड नंबर 12 और 11 लाजमी देखें। ठीक है जी, तो ये 2 पेजेस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वेब सर्वर का वो है HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि HTTP इज द फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का ये फाउंडेशन प्रोटोकॉल है। क्या चीज़? HTTP। ठीक है, और ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में, क्योंकि उसमें TCP/IP जो आपके पास सूट होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनमें से जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है HTTP। ठीक है जी, और क्या है जी नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा गया नेक्स्ट बुलेट में कि इट यूजेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैराडिग्म, कि HTTP में रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी, मीनिंग दैट एन HTTP क्लाइंट प्रोग्राम सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट message to an HTTP server which returns an HTTP response message। ओके, के HTTP प्रोग्राम ब्राउज़र जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है HTTP और फिर सर्वर उसको HTTP सर्वर उसको रिसीव करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वेस्ट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके अंदर 3 चीज़ें आपके पास होती हैं। एक होता है मैसेज हेडर, दूसरा होता है होस्ट नेम और तीसरी चीज़ होती है यूज़र एजेंट। ठीक है जी, मैसेज हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आपने मेथड कौन सा यूज़ किया है, गेट यूज़ किया है, पोस्ट किया है, डिलीट किया है, अपडेट, कौन सा मेथड यूज़ किया है, और उसके साथ साथ URL का लिंक, URL लिंक जो आपने जिस URL पे हिट किया है, और HTTP वर्जन HTTP 1.0 है या 1.1 है। ठीक है जी, होस्ट नेम, इसका मतलब कि किस वेबसाइट पे आपने जो है ना रिक्वेस्ट की है। फॉर एग्जांपल आपने अगर facebook.com खोला तो होस्ट वो होगा। ठीक है, अगर आपने abc.com खोला तो ये होस्ट होगा। ठीक है, यूज़र एजेंट तीसरी चीज़ है, उससे मुराद आपका ब्राउज़र है और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, ठीक है, और यहाँ से नेटवर्क टैब में आ जाए और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इंटरनेट की नहीं है तो, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने इसको
पहले से ही लोड किया हुआ था। मैं इंटरनेट ऑन करके इसको जो है आपके सामने दिखा देता हूँ। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये मुख्तलिफ किस्म के रिक्वेस्ट हैं। इनमें से हमने पेज जो हमने हिट किया है वो ये है index.html। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ जी। ये देखिए जी, ये है जनरल इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट आपने किस यूआरएल पे की है, मेथड क्या है, स्टेटस कोड क्या है, ठीक है, रिमोट एड्रेस क्या है और रेफर पॉलिसी क्या है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपकी चीज़ है जी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, और ये रिक्वेस्ट हेडर से दो तरह, ठीक है जी। 3 इंफॉर्मेशन आपको ये हेडर के टाइम में मिल जाएंगी। ये प्रीव्यू आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट देखते हैं। हमने रिक्वेस्ट क्या की थी कि इस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट की थी। मेथड हमारा ये था, पाथ हमारा /index.html है, स्कीम है जी https, ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं। अब हम रिस्पॉन्स हेडर देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जी आपको कंटेंट लेंथ मिल रही है, कंटेंट टाइप मिल रही है, ठीक है जी, डेट क्या है, लास्ट मॉडिफाइड क्या है, सर्वर कौन सा यूज़ किया गया है, लाइट स्पीड, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। और जनरल में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं कि आपका रिक्वेस्ट मेथड क्या है, ये वो। तो समझ रहे जी, ये हमारे पास सारी चीज़ें। ये देखें यूज़र एजेंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि यूज़र एजेंट क्या होता है, ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा दी है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है जी। सिंपल सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट दूसरा काम है जी रिस्पॉन्स, ठीक है जी। मैंने आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों की एग्जांपल दे दी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी आपको बता दिया है। आप ये स्लाइड्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी, कि जब रिस्पॉन्स आता है तो उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं कि HTTP का वर्जन क्या है, ठीक है, उसके बाद स्टेटस कोड क्या है, डेट क्या है आज की, और ये लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट की लेंथ क्या है, सर्वर कौन सा यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अपाची, ठीक है। हमने भी जो देखा है वो था लाइट स्पीड, ओके, ये देखें जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट, कंटेंट टाइप, VTC, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इस स्लाइड में स्लाइड नंबर 8, पेज नंबर 8 है। इसमें हमने 10 जो है ना पॉइंट्स पढ़ने हैं सर्वर कनेक्शन प्रोसीजर में, कि असल में कनेक्शन किस तरह होता है, ठीक है जी। बड़ी आसान सी बातें हैं कि ब्राउज़र जनरेट करता है और सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, ओके, ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। और नंबर 2 क्या होता है कि सर्वर जो है कनेक्शन को रीएस्टेब्लिश करता है, चेक करता है कि कनेक्शन है नहीं, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है डायरेक्टली ब्राउज़र से या फिर प्रॉक्सी से, ठीक है ना। प्रॉक्सीज का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सीज जो है वो लाई करती हैं बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, ओके। और चौथा पॉइंट क्या है कि फॉर persistent or continual connections the server is responsible for maintaining queues of requests and responses। ये थोड़ी सी बात समझ लें कि आपका जो ब्राउज़र होता है ये क्लाइंट होता है, ठीक है, और जो सर्वर है वो सर्वर है। तो सर्वर को मुख्तलिफ रिक्वेस्ट भी जा सकती हैं, ठीक है, कि ये भी काम हमें दिखाओ, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, उनको क्यू बना लेता है, उनकी एक क्यू, ठीक है। क्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसके पास 2 तरह की क्यूज होती हैं, एक होती है इनपुट क्यू और एक होती है आउटपुट क्यू। इनपुट में जिस तरह से इनपुट क्यू में क्या चीजें रखी जाती हैं, आपकी रिक्वेस्ट कि जो जो रिक्वेस्ट्स क्लाइंट की तरफ से सर्वर को की गई हैं वो सारी इनपुट क्यू में होती हैं। और फिर बारी बारी जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई जाती है उसको वो जो है ना उस पर प्रोसीजर करके उसको रिस्पॉन्स जो जनरेट करता है वो आउटपुट क्यू में होता है।
फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज पड़े हों और बैक टू क्लाइंट अभी ना गए हों, तो जो रिस्पॉन्स सबसे पहले जनरेट हुआ होता है वो सबसे पहले जो है किसको, क्लाइंट को वापस भेजा जाता है। ठीक है, ये दो तरह की क्यूज बनाई जाती हैं। पांचवा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि HTTP 1.1 स्पेसिफाइज दैट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल कंटिन्यूअसली ओपन कनेक्शन अ सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट्स में बी ट्रांसमिटेड, यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट में भी इकट्ठी जा सकती हैं। इट आल्सो स्पेसिफाइज दैट रिस्पॉन्सिव टू these requests must be sent back in the order of request arrival FIFO। ये मैं बात कर चुका हूँ कि जिस तरह रिक्वेस्ट आई होती हैं उसी तरीके से उनका रिस्पॉन्स आता है। जो सबसे पहले रिक्वेस्ट गई है उसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आएगा, जो रिक्वेस्ट आपने नंबर 2 पे की है, दूसरे नंबर पे की है, उसका रिस्पॉन्स भी दूसरे नंबर पे आएगा। पॉइंट नंबर 7 देख लें। वन कॉमन सोल्यूशन इज फॉर सर्वर टू मेंटेन बोथ द इनपुट एंड आउटपुट क्यूज। ये मैंने आपको बात बता दी कि कॉमन सोल्यूशन ये है कि आमतौर पर यही होता है कि दो तरह की क्यूज बनाई जाती हैं सर्वर साइड पे, एक इनपुट क्यू और दूसरी आउटपुट क्यू। ठीक है, और ये वही बातें हैं। ठीक है जी, कि क्या होता है कि जी जब एक रिक्वेस्ट पे काम हो जाता है तो वो इनपुट क्यू से उसको हटा के आउटपुट क्यू में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है जी, और वंस द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड the request is marked for release but it remains on the output queue while at least one of its predecessors it is still there। यानी जब तक पहले नंबर पे रिस्पॉन्स आया था वो जब तक रिलीज नहीं होता तब तक उससे बाद में आने वाले रिस्पॉन्सेज रिलीज नहीं किए जाते। प्रीडिसेसर्स का यही मतलब है कि जो उससे पहले रिस्पॉन्स पड़े थे वो पहले ही रिलीज किए जाएंगे। ठीक है जी, इससे अगली चीज जी तीसरा नंबर, ये देखें जी सी पॉइंट, कुकीज कोऑर्डिनेशन। ये पढ़ने लगे हैं जी हम सर्वर ऑपरेशंस में तीसरा पॉइंट, कुकीज क्या होती हैं। कुकीज सबसे पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है। कुकी क्या होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। ये आपने लफ्ज़ याद रखना है। कुकी क्या होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो यूजर होता है, ठीक है, क्लाइंट, उसके कंप्यूटर में सेव कर दी जाती है सी ड्राइव के अंदर। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने खोल के रखी हुई थी। ये देखें जी, ये देखें, आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट आप खोलते हैं तो आपसे पूछते हैं कि वी आर यूजिंग कुकीज़, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये वो। ठीक है जी, तो इस तरह के तो कुकी में होता क्या है कि आपने ये जैसे फेसबुक आप अक्सर ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो आपसे पूछ लेते हैं कि आप इस यूज़र नेम पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं इस डिवाइस में। तो उसका मतलब यही होता है कि हम आपकी डिवाइस में आपका यूज़र नेम पासवर्ड रख देंगे, बार बार आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी डिवाइस में सेव रहेगा। ये कुकी होती है। सेशन भी इससे मिलता जुलता ही होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सेशन क्या होता है, वो उसका ख़ास टाइम होता है। मसलन ब्राउज़र जब भी बंद किया या एप्लीकेशन बंद की तो सेशन और टाइम आउट हो जाता है। लेकिन कुकी जो होती है वो देर पा होती है। ठीक है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, वो आगे हम देख लेते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा या आप खुद ही जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो कुकी पड़ी रहेगी। ठीक है जी, तो सेकंड बुलेट पढ़ते हैं कि सर्वर्स कैन एक्सेस देम व्हेन यू रिटर्न टू वेबसाइट यू हैव विजिटेड बिफोर। यानी अगर दोबारा से आप वेबसाइट पे आते हैं तो सर्वर को वो चीज़ें दोबारा से मिल जाती हैं, जैसा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह। इसकी मिसाल भी दी है। कुकीज कंटेन इंफॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाइज ईच यूज़र। ये आपकी इंफॉर्मेशन कुछ रख लेती है, फॉर एग्जांपल लॉगिन की इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड्स, शॉपिंग कार्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट खोली और उसमें कुछ चीज़ें ऐड टू कार्ट कर ली, फिर आप ब्राउज़र बंद कर दिया, एक महीने बाद आपने दोबारा वेबसाइट खोली तो वो आपकी कार्ट में दोबारा से पड़ी हुई होंगी, तो वो कुकीज़ में इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। ठीक, कुछ लोग सेशन में भी करते हैं, अपनी मर्जी होती है। इसी तरह कुकीज़ का एक बड़ा प्यारा मकसद क्या है, वो ये है कि ये यूज़ होती हैं रोटेट द बैनर एड्स दैट a site sends so that it doesn't keep sending the same again and again। देखें जी, इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो YouTube है आज के दौर में। ठीक है,
YouTube क्या करती है कि आप जब YouTube खोलते हैं, आपने एक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप देखते हैं कि आपके सामने जब भी आपने दोबारा से YouTube खोली तो उस चैनल की कोई नई वीडियो आपके सामने आ जाती है। ऐसे आपने देखा है ना। तो वो होता क्या है कि वो आपकी कुकीज़ में सेव कर रहे होते हैं कि ये वीडियो उसने पहले देख ली है। ठीक है, आप ये भी देखते हैं ना कि जो देखी हुई वीडियो उस पर रेड कलर की लाइन होती है कि जी ये आपने पहले देखी हुई है, तो वो कुकीज़ में आपका डाटा पड़ा होता है कि इस बंदे ने ये वीडियो इतनी देखी है, हाफ देखी है, फुल देखी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो आपको उन्होंने वीडियो दिखानी होती है कोई और दिखानी होती है। ठीक है, एक तो ये मिसाल होगी। दूसरी मिसाल ये है कि कुछ लोग ऐड चलाते हैं, जैसे कि गूगल के एड्स होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे शो हो रहे होते हैं। तो जब भी आप एक वेबसाइट को खोलेंगे मुख्तलिफ औकात में, तो आपको वही वाला ऐड बार बार नहीं आएगा, अगली दफ़ा कोई और आएगा, जब नेक्स्ट टाइम खोलेंगे फिर कोई और आएगा। तो वो जो एड्स रोटेट करते हैं उनको वो कुकीज़ में आपकी इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि ये ऐड हमने इसको दिखा दिया, अब कोई और दिखाना चाहिए, ये बला बला कुछ भी। ठीक है, आगे है जी कुकीज़ के टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, इसके दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, टाइम के हवाले से और सोर्स के हवाले से। ठीक है जी, कि कुकीज़ का टाइम कितना होता है, कितनी देर तक ये बाकी रहती हैं, और सोर्स का मतलब है कि ये कहाँ से आती हैं, कौन इसकी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो टाइम में इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, सेशन कुकीज़ एंड परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ तो वही होती हैं जो काम सेशन करता है, वही काम कुकीज़ करती हैं। क्या मतलब कि जब आपने अपना ब्राउज़र बंद किया, कनेक्शन कट ऑफ किया इंटरनेट का, तो कुकी ख़त्म हो गई। ठीक है, जो दूसरी है परसिस्टेंट, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी दी कि जब तक आपके कंप्यूटर की विंडो ख़राब नहीं होती, ठीक है, तब तक आपका वो डाटा कुकी में पड़ा रहता है। ये होती है परसिस्टेंट कुकी। ठीक है, अच्छा, दूसरी टैब है जी बाय सोर्स, के कुछ कुकीज़ वो होती हैं जो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ होती हैं, कुछ होती हैं थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी वो होती हैं जिस वेबसाइट को आपने खोला है वो वेबसाइट खुद ही आपकी कुकीज़ जो है ना प्लेस कर दे। ठीक है जी, और समटाइम्स कोई और पार्टी उस वेबसाइट के थ्रू आपकी कुकीज़ आपके पे जो है ना सेव कर रही होती है। दीज कुकीज़ कैन बी प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब सर्वर साइट, जिस वेबसाइट को आपने खोला है, और दे कैन बी प्लेस्ड बाय अ डिफरेंट वेबसाइट्स। ओके, नेक्स्ट लाइन है कि सर्वर्स ट्रांसमिट कुकीज़ टू ब्राउज़र विया सेट कुकी रिस्पॉन्स टू हेडर, रिस्पॉन्स हेडर। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेट कुकी का एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए कुकीज़ जो हैं सेट की जाती हैं आपके ब्राउज़र के थ्रू आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है, इसका सिंटैक्स है, इसको गौर से पढ़िएगा। इसमें ये PHP का सिंटैक्स है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ इसके सिंटैक्स हो सकते हैं, लेकिन काम यही है। PHP के अंदर ये सेट कुकी का एक फंक्शन यूज़ होता है जिसकी ब्रैकेट्स होती हैं इस तरह। ठीक है, उसके बाद उसमें आपके पास 6 तरह के जो है ना पैरामीटर होते हैं, 6 चीज़ें आप कुकी के अंदर लिख सकते हैं। पहली चीज़ होती है नेम, कि इस कुकी का नेम क्या होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, इस कुकी के अंदर आप यूज़र नेम सेव करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आइटम्स, कोई ख़ास प्रोडक्ट्स सेव करने जा रहे हैं, कुछ भी, कोई भी। और दूसरी चीज़ होती है वैल्यू, कि आपने उसमें चीज़ क्या रखनी है। एक तो था ना नेम, दूसरी चीज़ है उसकी उस नेम की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सैफ है, तो ये मेरा नेम है, और इसकी वैल्यू क्या है, मैं खुद, मेरी ज़ात, मेरा जिस्म, मेरी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है, इसका एक ख़ास नेम है, कोई भी ABC लैपटॉप, ये नेम है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये लैपटॉप जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तीसरी चीज़ है जी एक्सपायरिंग डेट, कि ये कुकी एक्सपायर कब होगी, ये टाइम हम खुद से सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिमिटेड होती है। ठीक है, चौथी चीज़ है आपके पास पाथ, कि कौन सा पाथ सेव करना है, और पांचवी चीज़ है डोमेन, किस डोमेन को के जो है ना हवाले से कुकी रखी जा रही है। पांचवी चीज़ है सिक्योर, और लास्ट चीज़ है जी HTTP ओनली। इनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करने जा रहा हूँ। तो अभी सिर्फ इतना समझें कि जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, ये जो पैरामीटर है, ये ज़रूरी है, ये रिक्वायर्ड होता है। कुकी का नेम तो आपने हर हाल में बताना ही बताना है। ठीक है जी,
बाकी जो 5 पैरामीटर हैं ये ऑप्शनल हैं। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कुकी। ये कुकी का नेम बताता है। हर चीज़ का नाम होता है ना भाई, जैसे आप में से किसी का नाम अफजल है, अकरम है, आयशा है, इकरा है, कुछ भी है, तो हर बंदे का एक नेम होता है, तो कुकी का भी एक नेम होता है। दूसरी चीज़ है जी वैल्यू, ये ऑप्शनल है लेकिन ये बताती है कि इस कुकी के अंदर क्या चीज़ आपने सेव करनी है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपके पास एक्सपायर का पैरामीटर, ये भी ऑप्शनल है। ये सारे नीचे वाले ऑप्शनल हैं। ठीक है जी, वैल्यूज में तो ये क्या बताता है, स्पेसिफाइज व्हेन द कुकी एक्सपायर्स। ठीक है, कि कुकी एक्सपायर कब होगी, समझ रहे। तो ये आगे इसी के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। द वैल्यू टाइम प्लस दिस वन विल सेट द कुकी टू एक्सपायर इन 30 डेज। ये बताएगा कि 30 दिन तक ये कुकी रहे, उसके बाद एक्सपायर हो जाए। ठीक है जी, इफ दिस पैरामीटर इज omitted और set to 0 the cookie will expire at the end of session। अगर आप 0 रखते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका सेशन ख़त्म होगा कुकी भी ख़त्म हो जाएगी। समझ आ रही है, यानी कि ये सेशन वाला काम करेगी। जो ही आपने ब्राउज़र बंद किया, कनेक्शन आपका कट ऑफ हुआ, तो कुकी भी ख़त्म हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन टाइम आप इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पाथ। पाथ भी ऑप्शनल है, ये स्पेसिफाई करता है कि कुकी का पाथ क्या है। अगर ये सेट किया जाए स्लैश पे, ठीक है जी, द कुकी विल बी अवेलेबल विद इन द इंटायर डोमेन। देखें, एक होती है डोमेन और एक होती है सब डोमेन। फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी सब डोमेन खोलें, ms दिस वन, तो अब ये देखें, ये है इसकी सब डोमेन। ठीक है, तो डोमेन और सब डोमेन की बात कर रहे हैं कि अगर हमने पाथ की जगह स्लैश लिख दिया, जो हमारे पास ये देखें ना, ये एक सिंटैक्स है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई नेम लिखा, कोई वैल्यू लिखी, एक्सपायरी डेट लिखी, तो यहाँ पे पाथ की जगह अगर हमने स्लैश लिख दिया, ठीक है, तो सारी वेबसाइट, चाहे वो डोमेन हो या उसकी सब डोमेन हो, सब में अवेलेबल होगी। अगर आपने पाथ में कोई ख़ास फोल्डर का नाम लिख दिया तो उसी सब डोमेन में वो अवेलेबल होगी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं जी। डोमेन क्या है, ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है। ये स्पेसिफाई करता है कि कुकी का डोमेन नेम क्या है। टू मेक द कुकी अवेलेबल ऑन ऑल सब डोमेन्स ऑफ example.com सेट डोमेन टू example.com। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि कुकी डोमेन्स और सब डोमेन्स सब पे अवेलेबल हो, तो फिर आपको डोमेन पैरामीटर में क्या पास करना चाहिए, अपनी मेन डोमेन। ठीक है, अगर आपने सब डोमेन में सिर्फ किसी एक ख़ास सब डोमेन में रखना है इस कुकी को, तो आपको उसकी सब डोमेन डॉट example.com यानी मेन डोमेन .com, यानी कि जो भी आप पाथ देंगे वहाँ पे वो कुकी जो है अवेलेबल रहेगी। ठीक है जी, आगे आ जाए सिक्योर। ये पैरामीटर क्या करता है, इसके बारे में भी देख लें। ये भी ऑप्शनल है और ये बताता है कि जो कुकी आप यूज़ करने जा रहे हैं ये सिक्योर कनेक्शन पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी। क्या मतलब कि जैसे अब ये कनेक्शन है, ये सिक्योर है, इसमें जो ताले का निशान बना हुआ है ना, ठीक है जी, ये सिक्योरिटी की अलामत होती है। तो क्या कोई वेबसाइट जो सिक्योर कनेक्शन यूज़ कर रही है, ये कुकी उस पर ट्रांसफ़र होगी या अनसिक्योर कनेक्शन पे भी हो सकती है, तो इसका ये मतलब है। ठीक है जी, और लास्ट थिंग है, आखिरी जो इसका पैरामीटर है वो है HTTP ओनली, कि अगर रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू आई है तो फिर आप इस कुकी को गेट करना चाहते हैं, या हर कोई किसी किस्म की भी रिक्वेस्ट हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हो या कोई भी, तो उस तरह यानी कि ये आपने बताना होता है। जैसे देखें, इफ सेट टू ट्रू कुकी विल बी एक्सेसिबल ओनली थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे समझिए। नेक्स्ट लास्ट थिंग जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कुकी हो गया, इससे नेक्स्ट चीज़ है जी प्राइवेसी एंड P3P। ये इसको देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी सर्वर का ऑपरेशन है, ऑपरेशन नंबर 4। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसके जो है ना, मैं आपको बताऊँ, इसका ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि इसमें होता ये है
कि कुकीज़ के ज़रिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है, फॉर एग्जांपल आपका नेम, आपका यूज़र नेम, आपकी ईमेल, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें सेव कर ली गई। तो उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या जिस वेबसाइट ने आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव की है वो किसी को दे सकते हैं, ठीक है, या उसके ज़रिए कोई और काम भी कर सकते हैं, ये नहीं किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी के थ्रू जो है इसको मेंटेन किया जाता है P3P के ज़रिए। असल में W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसने इसको डेवलप किया था P3P को। ये प्राइवेसी एक प्रोटोकॉल है ये, ठीक है जी। P3P क्या होता है? प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेसी प्रेफरेंसेस प्रोजेक्ट, ठीक है। P3 का मतलब 3 दफ़ा P और एक उसके बाद फिर P, ठीक है जी। प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेसी प्रेफरेंसेस प्रोजेक्ट। इसी तरह W3 का मतलब 3 दफ़ा W, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब कंसोर्टियम, ओके। तो इसको अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल फॉर वेबसाइट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पेज व्यूइंग हैबिट्स ऑफ visitors, product selection and demographic information like age, sex, etc. about the customers। यानी कि वेबसाइट्स आपका डाटा ले सकती हैं, ठीक है, जैसा कि लेती हैं वेबसाइट्स। जैसे YouTube आपका डाटा कलेक्ट कर रही होती है कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी तरह की चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना। फेसबुक पे भी आपको इसी तरह के ऐड आते हैं, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं। तो दिस में थ्रेटन इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी राइट्स ऑफ सच विजिटर्स। तो इसमें क्या हो सकता है कि जिन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन सेव की है वो आपको इसका गलत भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द कंपनीज हैव अडॉप्ट 2 डिफरेंट अप्रोचेज इन दिस रिगार्ड। तो इसमें 2 तरह के अप्रोचेज हैं। एक है जी ऑप्ट आउट अप्रोच और दूसरी है ऑप्ट इन अप्रोच। ऑप्ट आउट जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है और दूसरी कम यूज़ होती है, ठीक है जी। तो इसमें 4 प्रिंसिपल बनाए गए हैं आपके, ठीक है, जिसमें उस जो वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है उसको ये 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला रूल, कलेक्टेड डाटा में बी यूज्ड फॉर इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, कि हम कस्टमर को जो सर्विस देने जा रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। एक तो ये वो अहद करते हैं कि हम ये काम करेंगे। दूसरा कि शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा with outside firms should not be allowed unless the customer consents to that। जब तक कस्टमर खुद ना कहे आप उसका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कस्टमर शुड हैव राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड, ठीक है जी। तो कस्टमर को ये राइट होगा कि उसको पता हो कि मेरा कौन कौन सा डाटा लिया जा रहा है और कहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट, कस्टमर शुड हैव राइट टू आस्क द डिलीशन ऑफ एनी ऑफ देयर डाटा, कि उसको राइट होगा कि वो अपना डाटा डिलीट कर सके, ठीक है। तो यहीं पे एक मुझे बात भी याद आएगी कि आप इंटरनेट पे जो भी डाटा एक दफ़ा दे दें तो कभी भी ना ये समझें कि हम उसको डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवन अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आप उसका इनकॉग्निटो मोड खोलते हैं, इसमें कहा जाता है कि इसमें हिस्ट्री सेव नहीं होती है वो, लेकिन इसका भी डाटा गूगल जो है वो सेव करता है, समझ रहे हैं जी। तो अपने आप को सिक्योर रखें, अपनी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे देखभाल के जो है ना शेयर किया करें। जी हाँ, तो द P3P इज़ अ प्रोटोकॉल अलाउइंग websites to declare their intended use of information they collect about the web user blah blah। तो यानी कि ये P3P एक प्रोटोकॉल है जो जिसमें देखा जाता है कि लोगों के इंफॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया है टू गिव मोर कंट्रोल ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया है कि क्लाइंट को अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रहे कि जब चाहे वो उसको डिलीट कर सके, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था W3C के ज़रिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है जी, वो मेजर ब्राउज़र है जो सपोर्ट करता है P3P को। तो इसलिए एक्सप्लोरर मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये जो पुराने किस्म का ब्राउज़र होता है ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है P3P को, ये आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो बैंक वगैरह या जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो लोग हर ब्राउज़र यूज़ नहीं करते, वो गूगल क्रोम यूज़ नहीं करते, यो दूसरा तीसरा, वो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, समझ रहे हैं जी? जी हाँ। नेक्स्ट चीज़ है जी, कंपनीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है जी, blah blah. According to W3C, the main goal of P3P is to increase user trust वगैरह वगैरह। ठीक है, P3P जो है ना मैनेज करती है इंफॉर्मेशन थ्रू प्राइवेसी पॉलिसीज। व्हेन अ वेबसाइट यूजेस P3P दे सेट ऑफ पॉलिसीज, कि जब भी कोई वेबसाइट P3P को यूज़ करती है तो उनको पॉलिसीज़ को डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लें जी, व्हेन अ यूजर डिसाइड टू यूज P3P दे सेट देयर ओन सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्टेट दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन विल अलाउ टू बी सीन बाय द साइट्स दे विजिट्स। ठीक है जी। देन व्हेन अ यूजर विजिट्स अ साइट P3P विल कंपेयर द, अच्छा इसमें होता क्या है कि जो वेबसाइट P3P को यूज़ कर रही है तो वो अपने रूल्स बनाती है कि हम ये काम करेंगे, आपसे जो इन्फॉर्मेशन लेंगे हम उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे। तो जब कोई यूज़र उस वेबसाइट को विज़िट करता है तो उससे फिर पूछा जाता है कि हम आपके काम से ये करना चाह रहे हैं कि आप हमें इजाज़त देते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब आखिरी इसमें बात ये है कि क्या हमसे जो बातें पूछी जा रही हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी को, जी हाँ, उस वेबसाइट की आप प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। किसके अंदर? XML फाइल होती है उनकी, या फिर HTTP हेडर के अंदर। ठीक है जी। टू द लोकेशन ऑफ XML पॉलिसी फाइल दैट अप्लाइज टू गिवन डॉक्यूमेंट कैन बी, कि आपकी जो XML फाइल है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, HTTP हेडर के अंदर या फिर HTML हेड के अंदर। ओके, ये इसकी एक एग्जांपल दी गई है P3P कोड की। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल P3P अलाउज अ स्पेसिफिक मैक्स एज ऑफ फॉर कैशिंग, कि मैक्सिमम एज अगर उन्होंने जो है ना वो उसमें कर रहे हैं तो अ डमी फाइल कुड बी यूज दिस फीचर, ये एक डमी फाइल हो सकती है w3c/p3p.xml। ओके, ये उसकी एग्जांपल दी गई है, मेटा टैग के अंदर ये चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है जी। तो ये थे पहले 4 ऑपरेशंस वेब सर्वर के। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह हम बाकी 3 भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।